हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आपके डिमांड पर लिटरली सबसे अलग एमी अवार्ड विनिंग साई-फाई मूवी आज मैं ब्लैक मिरर बैंडरस्नैच एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर आउटस्टैंडिंग 7.2 की रेटिंग है। ये मूवी इसलिए सबसे अलग है क्योंकि ये एक वीडियो गेम की तरह इंटरैक्टिव डिसीजंस पर बनाई गई है जो आपको एंड में समझेगा। ऑल्दो ये मूवी शुरुआत में थोड़ी स्लो है, पर इसकी एंडिंग आपको बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि ये मूवी काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबी है, इसे मैंने 2 पार्ट्स में पोस्ट किया है, इसलिए इसका दूसरा प्लॉट जरूर चेकआउट करें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत ठीक सुबह 8:30 AM 9 जुलाई 1984 को होती है, जब स्टेफान अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है, जहां आज उसका उसके सबसे फेवरेट वीडियो गेमिंग कंपनी टकरसॉफ्ट में इंटरव्यू है, जहां वो अपना बनाया बैंडरस्नैच गेम डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है, जो एक सेम नाम की बुक पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर खुद अपना आगे की कहानी उसे प्रेजेंटेड ऑप्शंस में से चूज करता है और हर डिसीजन के बेस पर एक नया यूनिवर्स विद सेम और डिफरेंट टाइमलाइन बट विद डिफरेंट कंडीशन क्रिएट होता है। ब्रेकफास्ट के दौरान हमें समझ आता है कि स्टेफान किसी कारण से अपने डैड से खुश नहीं है, पर आखिर क्यों हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। स्टेफान अपने गेम के बारे में डैड को बताने पर उसके डैड मस्ती में उससे पूछते हैं कि आज वो कौन सा ब्रेकफास्ट पसंद करेगा, और स्टेफान जैसे गहरे सोच के बाद उसमें से एक चूज करता है। अब स्टेफान अपना नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए निकल पड़ता है और सफर के दौरान अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए अपने कलेक्शंस में से एक एल्बम एंजॉय करता है। टकरसॉफ्ट पहुंचने पर उसकी मुलाकात उसके इंस्पिरेशनल गेम डेवलपर कॉलिन से होती है, जो उसे उसके आने वाले गेम नॉइज डैक का ग्लिम्स देता है, पर क्योंकि वो गेम अब भी डेवलपमेंट फेज में है, इसलिए मेमोरी ओवरलोड के कारण क्रैश हो जाता है। वहीं स्टेफान के गेम से कंपनी का बॉस मोहन बहुत प्रभावित होता है और तुरंत उसे अपने ऑफिस से गेम को डेवलप करने का ऑफर देता है, जिस पर स्टेफान बिना सोचे तैयार हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए सपने से कम नहीं होता। अब 5 महीने बीत जाते हैं और स्टेफान का गेम रिलीज होता है, पर गेम को क्रिटिक्स से 0 की रेटिंग मिलती है। क्रिटिक्स के अनुसार जैसे पैसे कमाने के पीछे कंपनी ने गेम को हड़बड़ी में रिलीज कर दिया, जिस पर स्टेफन काफी निराश हो जाता है और तुरंत तय करता है कि वो एक बार और ट्राई करेगा, क्योंकि उसे 5/5 की रेटिंग चाहिए होती है। पर मूवी में अब कुछ अजीब घटता है। स्टेफान फिर से उसी समय में उठता है जिस समय वो आखिरी बार उठा था, और उसके साथ वो सब घटना एग्जैक्टली सेम घटती है, सिवाय इस बार की कॉलिन पहले से स्टेफान के बारे में जानता है, पर सरप्राइजिंगली स्टेफान को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, और उसे कॉलिन के गेम क्रैश के कारण के बारे में डिटेल में याद रहता है, जिस पर दोनों भी एकदम हैरान दिखाई देते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों, ये सब आगे रिवील होगा। पर जब इस बार मोहन उसे जॉब ऑफर करता है, तो मानो स्टेफान खुद एकदम हैरान। ऑफर एक्सेप्ट करता है, पर एक शर्त पर कि वो गेम घर से डेवलप करेगा, ताकि वो अपने विजन्स के हिसाब से गेम को डिजाइन कर सके, ना कि पिछली बार जहां उसे टीम में काम करना पड़ा और कंपनी के मुताबिक गेम को डिजाइन करके रिलीज करना पड़ा, जिससे उसे नेगेटिव रेटिंग मिले। और मोहन उसके डील को एक्सेप्ट कर लेता है, एज लॉन्ग एज वो गेम को क्रिसमस के पहले तैयार करे। अब आगे मूवी में हमें स्टेफान के डिप्रेशन पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। दरअसल बचपन में उसकी मॉम ने उसे एक रैबिट बनाकर गिफ्ट किया था, जो उसे बहुत पसंद था, पर उसके डैड के हिसाब से ये एक लड़की का टॉय है, इसलिए अंत में तंग आकर उन्होंने बिना स्टेफन को पता लगे टॉय को कहीं छिपा दिया। पर अगली सुबह जब उसे अपने मॉम के साथ ग्रैंडमा के घर जाना था, तो स्टेफान के टॉय के खोज में वो लेट हो गई और अंत में उन्हें उसे बिना लिए लेट ट्रेन ऑन बोर्ड करना पड़ा, जिसका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसी। तब से वो अपने डैड को जिम्मेदार मानने लगा, ना उन्होंने वो टॉय छिपाया होता, ना ये सब होता। इसलिए उस घटना का स्टेफान पर कोई सदमा ना पहुंचे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे डैड के जोर पर फ्रीक्वेंटली साइकियाट्रिस्ट को अटेंड करना पड़ता है, जहां वो अपने इस सेशन में अपने ड्रीम जॉब और कॉन्वर्सेशन में उनके बातों का डायरेक्शन उनके मॉम के इंसिडेंट की तरफ चला जाता है, जो वो उनसे शेयर करता है। अब साइकियाट्री सेशन के बाद स्टेफान अब अपने गेम डेवलपमेंट के पीछे रात दिन लग जाता है, क्योंकि इसे क्रिसमस से पहले रिलीज करना होता है, पर गेम के बार बार क्रैश होने से उस पर स्ट्रेस बनने लगता है। इस स्ट्रेसफुल मोमेंट के दौरान जब उसके डैड उसे ब्रेक लेने की जिद करते हैं, तो स्टेफान कुछ सोच के बाद एकदम से गुस्से में अपने कीबोर्ड पर कॉफी उमड़ देता है, जिससे उसका पूरा प्रोजेक्ट नष्ट हो जाता है। पर अब मूवी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद स्टेफान का वही घटना जैसे रिकॉर्डेड किसी मॉनिटर पर बार बार रीप्ले होने लगता है, और वो सीन वहीं कट होकर स्टेफान फिर से अपने गेम को रन करने की कोशिश करता है, पर इस बार स्ट्रेस के गुस्से में वो डैड के जिद से तंग आकर कीबोर्ड पर कॉफी उमटने के बजाय उन पर ही बरस पड़ता है। पर एक मिनट, स्टेफान ने तो अपना प्रोजेक्ट नष्ट कर दिया था, तो उसने रिकवर कैसे किया? वहीं
टीवी पर वो रिकॉर्डिंग क्लिप क्या था, आखिर कौन उसे देख रहा है, यही मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है जो आगे रिवील होगा। क्योंकि स्टेफान ने हद कर दी होती है, वो उसे जबरदस्ती लंच के लिए ले चलते हैं, पर सफर के दौरान झपकी से उठने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड ने लंच के बहाने उसे साइकियाट्रिक सेशन के लिए ले आए, जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। वो एकदम कंफ्यूज इधर उधर झांकने पर उसे कॉलिंग नजर आता, पर बहुत सोच के बाद डैड के जोर पर अपॉइंटमेंट अटेंड करने का तय करता है, जहाँ वो डॉक्टर हाइंस से कुछ खास जानकारी शेयर करता है कि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब फील कर रहा है, मानो उसका हर छोटे से छोटा डिसीजन कोई और कंट्रोल कर रहा है। पर डॉक्टर के हिसाब से ये सब उसके स्ट्रेस के कारण हो सकता है, इसलिए उसे और भी हाई डोज ऑफ मेड प्रिस्क्राइब करती है। स्टेफन मानो अब कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आते कि उसे हाई डोज ऑफ न्यू मेड लेना चाहिए। अंत में वो लेने का तय करता है और मूवी अब 4 महीने आगे स्टेफन के गेम लॉन्च के दिन मुड़ जाती है। पर इस बार भी गेम को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिलता है, जिनके हिसाब से मानो स्टेफन ने आधे में ही गेम को छोड़ दिया हो। स्टेफन फिर से एकदम डेवेस्टेटेड आई शुड ट्राई अगेन कहकर मूवी फिर से उसी सीन पर मुड़ जाती है, जहां स्टेफन का वो रिकॉर्डेड क्लिप प्ले हो रहा होता है, जिसके एक मॉनिटर पे वो कंफ्यूज कि वो डैड के जोर पर अपॉइंटमेंट अटेंड करे और दूसरे में कि क्या उसे हाई डोज ऑफ मेड्स लेना चाहिए देखा जा सकता है। और फिर मूवी फिर से अजीब कारण से वहां से रिपीट होती है, जहां वो कंफ्यूज कि उसे हाई डोज ऑफ मेड्स लेना चाहिए कि नहीं मोमेंट पर मुड़ जाती है। पर चमत्कार कारण से वो इस बार ना लेने का तय करता है और सीधे अपने काम पर लग जाता है। अब तक 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं और स्टेफन जोरों शोरों से अपने काम पर लगा होता है। रिलीज से पहले जब गेम को मोहन को डेमोन्स्ट्रेट करने का समय आता है, तब उसका गेम फिर से क्रैश हो जाता है। उसके पास इसे फिक्स करने का एक ही वीकेंड बचा होता है और निकलने से पहले कॉलिन स्टेफन को उसी बुक राइटर का डॉक्यूमेंट्री वीडियो टेप शेयर करता है। होपफुली ये उसके लिए इंस्पिरेशनल साबित हो। स्टेफन अब स्ट्रेसफुल वर्क के दौरान वही वीडियो टेप चलाता है, जिससे अब डेविस के डॉक्यूमेंट्री बुक की मिस्ट्री रिवील होती है। दरअसल डेविस अपने एडवेंचर बुक बैंडरस्नैच, जिसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पाथ है, उनका मानना था कि लाइफ में हर चॉइस का ऑप्शन को चूज करने पर एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है विद सेम कैरेक्टर बट विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस, और ये सर्कल हर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पे रिपीट होती रहती है, यानी कि मल्टीपल यूनिवर्स हर डिसीजन के बाद और भी मल्टीप्लाई होने लगता है। उनके इस रिसर्च के हिसाब से इंसान के पास अपना निर्णय लेने का कंट्रोल नहीं है, वो सब इस मल्टीपल यूनिवर्स में बस एक पपेट हैं, जिन्हें कोई गवर्नमेंट या स्पिरिट कंट्रोल करता है कि उन्हें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। पर अपने रिसर्च के पीछे वो इतने पागल होने लगते हैं कि उन्हें कोई लायन लाइक फिगर हेलुसिनेट होने लगता है और उन्हें लगने लगता है कि उनकी बीवी किसी सीक्रेट एजेंसी से मिली हुई है, जो उसे ड्रग करके उस पर कोई साइकियाट्रिक टेस्ट परफॉर्म कर रही है, जिसके कारण अंत में एकदम पागल होकर उन्होंने अपनी ही बीवी की जान ले ली और उसके खून से पूरी दीवार गिल्फ सिंबल से भर दी। वीडियो टेप में लायन का वो ड्राइंग और गिल्फ उसके पैक्स कैरेक्टर और फ्लो चार्ट से मिलता जुलता देख वो एकदम घबरा जाता है। अब गेम के फिर से फेल होने पर वो और भी स्ट्रेसफुल कुछ सोच के बाद गुस्से में अपना कीबोर्ड तोड़ देता है और अब मूवी फिर से उन्हीं अजीब मॉनिटर्स पर, जहां इस बार स्टेफन का डॉक्टर विजिट करना या नहीं और दूसरे पर कीबोर्ड तोड़ने का क्लिप रिपीटेडली प्ले हो रहा होता है। अब सीन फिर से कट होकर स्टेफन फिर से वीडियो प्ले करने लगता है, पर इस बार गुस्से में कीबोर्ड तोड़ने के बजाय वो अपना गुस्सा सिर्फ टेबल पर निकाल देता है, जिस पर उसे भी बहुत हैरानी होती है। अंत में काम छोड़ छाड़ के रेस्ट करने का तय करता है और अपने कोडिंग गाइड बुक और फैमिली तस्वीर में से अपने फैमिली की तस्वीर लेकर सो जाता है। पर रात के बीच में उसकी नींद खुलती है और वो अजीब बिहेव करने लगता है। वो देखते ही देखते मिरर के दूसरे साइड ऑफ वर्ल्ड में एंटर कर जाता है, जो उसके बचपन के उसी टाइमलाइन में पहुंच जाती है जब वो सोने से पहले अपने टॉय को सेफली बेड के नीचे रख रहा था, जिसके तुरंत बाद उसके डैड ने टॉय को एक रूम में छिपा दिया और फिर झटके में स्टेफन की नींद खुलती है, यानी कि वो बस एक सपना था या शायद नहीं। सुबह वो गेम को फिक्स करके उसे फिर से रन करने की कोशिश करता है, पर वो फिर से फेल होता रहता है, इसलिए गुस्से में वो फिर से कीबोर्ड पर कॉफी गिराने पड़ता है, पर अनजान कारण से ऐसा नहीं कर पाता, मानो उसे ऐसा कोई करने से रोक रहा हो। उसे अब डेविस के उस थ्योरी पर यकीन होने लगता है कि उसके डिसीजन को कोई तो कंट्रोल कर रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन में रिपीटेडली सवाल करता रहता है कि आखिर कौन हो तुम, और फिर तभी उसके स्क्रीन पर अजीब टेक्स्ट टाइप होता है, जिससे वो और भी कंफ्यूज, स्पेशली उस समय में कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। वो एकदम पागल सा होने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। अब वो कहीं पागल सच में ना हो जाए, इसलिए उसके डैड तुरंत साइकियाट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जहां वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता है। पर जैसा कि अब तक पूरे मूवी में अजीब चल रहा है, डॉक्टर भी अजीब बातें करने लगती है कि अगर कोई उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए कंट्रोल कर रहा है तो क्यों ना उन्हें कुछ एक्शन से सच में एंटरटेन किया जाए। ये सुनकर स्टेफन को पता नहीं क्या हो जाता है और वो गुस्से में डॉक्टर पर कॉफी उमट देता है। और अब मूवी में एक और बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, क्योंकि डॉक्टर निंजा लाइक फाइटर में बदल जाती
जाती है और उसे फाइट करने के लिए उकसाती है, पर स्टेफान डर के मारे विंडो से भागने का तय करता है। पर उससे पहले ही रिवील होता है कि ये सब बस एक नेटफ्लिक्स मूवी का सेट है जिसमें वो लीडिंग कैरेक्टर स्टेफान का रोल प्ले कर रहा है। ओनली डिफरेंस की जंप का एक्शन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था और वो सीन वहीं कट होकर फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती जहां इस बार स्टेफान का वो रिकॉर्डिंग क्लिप प्ले हो रहा होता है जब वो डैड की जिद पर साइकियाट्रिक अटेंड करने के कंफ्यूजन में होता है। पर जैसा कि ऑडियंस के लिए अब तक सब कंफ्यूजन से भरा रहा, इस बार सीन उसी मॉनिटर की सिचुएशन में चली जाती है जब उसे डिसाइड करना है कि वो साइकियाट्रिक अटेंड करे या नहीं। पर इस बार स्टेफान साइकियाट्रिक से मिलने के बजाय कॉलिन से मिलता है जिसे उसकी सिचुएशन के बारे में सरप्राइजिंगली पहले से पता होता है और वो उसे समझाने के लिए उसके घर अपनी बीवी किटी और डॉटर पर्ल से मिलाने के बाद वो मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील करता है कि वो लोग मल्टीपल यूनिवर्स में रह रहे हैं जहां टाइम को कंट्रोल करना सिर्फ थियरी ही नहीं बल्कि आप अपना फ्यूचर या पास्ट बदल सकते हो। फर्क बस इतना है कि उनका टाइमलाइन कोई और कंट्रोल कर रहा है। रियलिटी में इंसान गवर्नमेंट कंट्रोल रियलिटी कॉल्ड प्रोग्राम एंड कंट्रोल में रह रहे हैं जहां कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट हमें मॉनिटर और हमारे फूड में ड्रग्स इंजेक्ट करके हम पर साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहा है। इंसान सिर्फ एक नेवर एंडिंग मेज में फंसा है जहां उनकी डेस्टिनी एक कॉस्मिक फ्लोचार्ट पर तय हो गई है। उन्हीं का सेम वजूद किसी और यूनिवर्स में भी इन डिफरेंट कंडीशन और टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उनके एक के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कॉलिन स्टेफान को अनस्किपेबल ऑप्शन देता है, या तो कॉलिन खुद कूदेगा या तो वो कूदे। पर स्टेफान थोड़ा सोचने के बाद स्ट्रेस और कंफ्यूजन में सीधे कूद जाता है और फिर मूवी 4 महीने आगे मुड़ जाती है जब उसका गेम फाइनली मार्केट में रिलीज होता है। पर क्रिटिक्स के रिव्यू से पता चलता है कि गेम डेवलपर स्टेफान नहीं रहा, इसलिए कंपनी ने खुद से गेम को हड़बड़ी में रिलीज किया जिसकी वजह से इसे फिर से फ्लॉप रेटिंग मिलता है और मूवी फिर से उसी स्क्रीन की तरफ मुड़ जाती है जहां एक स्क्रीन पर डैड उसे साइकियाट्रिक को अटेंड करने की जिद और दूसरी तरफ जब स्टेफान कूद जाता है। बट सरप्राइजिंगली मूवी फिर से कॉलिन के उसी लास्ट मोमेंट पर मुड़ जाती है जहां वो इस बार कॉलिन को कूदने को कहता है। कॉलिन बिना सोचे समझे वैसा ही करता है और अब स्टेफान एकदम हैरान जैसे ही पलटता है उसका पैक्स कैरेक्टर एक क्रीचर के फॉर्म में उस पर हमला करने बढ़ता है और स्टेफान की नींद ठीक उसी समय झटके में खुलती है जब उसे साइकियाट्रिक के पास ले जाने से पहले झपकी लग गई थी। एक मिनट, तो क्या ये सब बस एक ड्रीम था? ये सब हमें कुछ देर में समझेगा। मूवी अब स्टेफान के उस मोमेंट पे मुड़ जाती है जहां स्टेफान कार से उतरने के बाद साइकियाट्रिस्ट से मिलकर उनके प्रिस्क्रिप्शन फिर से ना एक्सेप्ट करके अपने काम पर लग जाता है और अगले दिन अपने गेम डेमोन्स्ट्रेट करने ऑफिस जाता है। पर इस बार कॉलिन गायब होता है, पर ऑफिस स्टाफ के जरिए उसे फिर भी डेविस का डॉक्यूमेंट्री वीडियो टेप जरूर डिलीवर करता है जैसा पिछली बार कॉलिन ने डायरेक्टली दिया था। और जैसे पिछली बार हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन में गेम फिर से क्रैश हो जाता है और अब उसके पास सिर्फ वीकेंड बचा होता है, इसलिए जोरों शोरों से फिर से काम पर लग जाता है। पर फिर से काम के स्ट्रेस में डेस्क को बैंग करने के बाद उन सिंबल्स और पैटर्न से घबराकर वो फिर से रिलैक्स करने पड़ता है और पिछली बार की तरह अपने फैमिली एल्बम लेकर सो जाता है। पर इस बार बचपन का टाइमलाइन सपने के बजाय बैंडरस्नैच ने उसकी जान ले ली का नाइटमेयर उसे झटके में नींद से उठाता है। वहीं इस बार के फ्रस्ट्रेशन के बाद उसे मॉनिटर पर वही गिल्फ का साइन दिखाई देता है जो बैंडरस्नैच ने अपनी बीवी को मारने के बाद उसके खून से दीवार को रंग दिया था। स्टेफान एकदम घबरा जाता है कि कहीं उसका भी बैंडरस्नैच की तरह अंजाम ना हो। उसके डैड उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर स्टेफान मानो अपने कंट्रोल में नहीं, देखते ही देखते अपने ही डैड का हत्या कर देता है। अब स्टेफान अजीब कारण से ऊपर की तरफ देखते हुए सवाल करता है कि अब आगे क्या करना है और मानो उसे कोई जवाब देता है जिस पर वो ओके रिस्पॉन्ड करता है। फिर तभी उसे मोहन का कॉल आता है क्योंकि सिर्फ वीकेंड बचा होता है गेम रिलीज के लिए। स्टेफान को कुछ समझ नहीं आता पर बहुत सोच के बाद वो समय पर कंप्लीट करने का वादा करता है। स्टेफान अब पूरी तरह से सनकी डैड की लाश छिपाने के लिए खड्डा खोदने लगता है और फिर तभी कॉलिन की वाइफ किटी कॉलिन की तलाश में स्टेफान के घर पर दस्तक देती है पर वो रूडली कुछ ना पता होने का रिस्पॉन्ड करके उसे जाने को कहता है। उसके जाने के बाद अब वो लाश को ठिकाने लगा देता है पर कुछ देर बाद ही उसके पड़ोसी का डॉग लाश को अनजाने में खोद निकालता है और वो सीन वहीं कट होकर आगे गेम क्रिटिक्स के शो की तरफ मुड़ जाता है जिनसे पता चलता है कि स्टेफान अरेस्ट हो गया जिसके कारण गेम कभी कंप्लीट और ना ही रिलीज हुआ, जिसके कारण टकरसॉफ्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई। वहीं कॉलिन का अब भी कोई पता नहीं और स्टेफान जेल में अजीब सा फ्लोचार्ट बनाते बनाते मूवी फिर से उसी मॉनिटर की तरफ मुड़ जाती है जहां स्टेफान का इस बार वो क्लिप प्ले हो रहा होता है जब स्टेफान ने डैड की हत्या कर दी। वेल, जैसा कि मैंने कहा कि मूवी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही लंबी है, इसलिए इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो को 2 भाग में किया है, इसलिए ये वाली वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन 2 वीडियो को बनाने में और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं।